औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 10 फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 मैकेनिक्स में हम मोशन को स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स आपके पास उसके दो ब्रांचेस हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में हम मोशन को पढ़ते हैं विदाउट कास, कास मींस फोर्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स में हम मोशन को पढ़ते हैं कि एक बॉडी का स्पीड क्या है, उसका मोमेंटम क्या है, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है और कितना फोर्स उस बॉडी पे एक्ट करते। तो काइनेमेटिक्स में हम उस फोर्स को या कास को नहीं देखते। डायनामिक्स आपके पास जो है द स्टडी ऑफ मोशन विद कास और फोर्स, ठीक है। हम डायनामिक्स में मोशन को पढ़ते हैं विद कास, और कास आपके पास क्या है, फोर्स। स्पीड क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, मोमेंटम क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है और कितना फोर्स उस बॉडी पे एक्ट करते हैं, उसको हम डायनामिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। रेस्ट डेफिनेशन में नहीं लिख रहा, अगर बॉडी पोजीशन चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इसको हम रेस्ट कहते हैं। और अगर बॉडी पोजीशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इसको हम मोशन कहते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब आपके पास क्या होता है, फिक्स्ड और कांस्टेंट, ठीक है। और एब्सोल्यूट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, ठीक है। रिलेटिव नॉट फिक्स्ड, कांस्टेंट, डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। याद रखिए आपके पास रेस्ट, मोशन, इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट, दे आर रिलेटिव, दे आर रिलेटिव, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिए कि रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन आपके पास जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है, दे आर रिलेटिव, ठीक है। और रिलेटिव का मतलब आपके पास ये होता है डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एब्सोल्यूट का मतलब आपके पास होता है फिक्स्ड और कांस्टेंट, ठीक है। एक बात याद रखिए, इस कायनात में कोई भी चीज आपके पास फिक्स नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। हर चीज आपके पास जो है वो रिलेटिव है, मींस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। क्या मतलब है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है? देखिए, अगर हम जमीन पे रेस्ट में है फॉर एग्जांपल एक दूसरे के निस्बत से, अगर हमें कोई मून से देख रहा है तो हम मोशन कह रहे हैं, और हमारा जो एवरेज स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर सेकंड है ऑन द एवरेज। अगर बस में हम बैठे हुए हैं तो हम एक दूसरे के निस्बत से रेस्ट में हैं, लेकिन हमें अगर बाहर से रोड पे कोई खड़े और वो हमें देख रहे हैं तो हम मोशन कर रहे हैं, वो उसका फ्रेम रेस्ट फ्रेम है, हमारा फ्रेम मूविंग फ्रेम है, ठीक है। अगर मैं बस में हूं और मैं एक मार्कर को या किसी बॉल को ऊपर फेंक लेता हूं, आई ऑब्जर्व परपेंडिकुलर पाथ, और अगर कोई बस के बाहर है तो वो पैराबोलिक पाथ को ऑब्जर्व करेगा, वो पैराबोलिक पाथ को ऑब्जर्व करेगा। तो देखिए, अगर मैं बस में हूं, मैं इस मार्कर को फेंकता हूं तो मैं ऑब्जर्व करूंगा परपेंडिकुलर पाथ, और अगर कोई बस के बाहर हो और वो किसी चीज को ऊपर फेंक ले तो वो पैराबोलिक पाथ को ऑब्जर्व करेगा। तो देखिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी रिलेटिव है। तो याद रखिए, ना मोशन ना स्टेट ऑफ रेस्ट आपके पास एब्सोल्यूट है, एवरीथिंग इज रिलेटिव, हर चीज रिलेटिव है, कोई भी चीज फिक्स नहीं है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब वही बात मैं फिर रिपीट करूंगा, ठीक है, कि अगर आप देखिए आपका टेस्ट है 28 सितंबर को, ठीक है, पॉसिबल है तो 28 सितंबर को अगर आपका टेस्ट है तो अगर आपने जहन में ये रखा हुआ है कि टाइम कम है और मैं स्टडी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो वाकई टाइम कम होगा और आप स्टडी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने अपना माइंड बना लिया कि नहीं टाइम बहुत है, ठीक है, और आप सही तरीके से टाइम को मैनेज कर ले, ये टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो एवरीथिंग इज रिलेटिव, आपके माइंड पे डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर आपका माइंड जितना मजबूत और जितना स्ट्रांग है, आपका स्टडी जो है वो अच्छे तरीके से होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर कुछ चीजें, डिस्टेंस आपके पास जो है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस आपके पास क्या होता है, द एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज अ डिस्टेंस। लेट्स सपोज ये ए से बी पॉइंट तक आप आ रहे हैं, ये आपका एक्चुअल पाथ लेंथ है, दिस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, ठीक है। और अगर ये एक्चुअल पाथ लेंथ है, इसको हम कहते हैं दिस इज डिस्टेंस, और ये आपके पास शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है, इसको बेसिकली हम कहते हैं दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है।
तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ या द स्ट्रेट यूनिडायरेक्शनल पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स. द स्ट्रेट unidirectional path between 2 points is known as displacement and the actual path length between the 2 points is known as a distance. याद रखिए distance आपके पास जो है this is a scalar और displacement आपके पास जो है this is a vector. अगर आपसे कोई पूछे how many maximum number of paths are possible between 2 points, 2 points के दरमियान maximum number of paths कितने possible है? Infinite. और अगर आपसे कोई पूछे the maximum number of displacement possible between 2 points, 1. maximum भी 1 displacement possible है 2 points के दरमियान और minimum भी 1 displacement possible है between 2 points. और आपके पास minimum path 1 path और maximum infinite path 2 points के दरमियान possible है. Every displacement is a distance, but every distance is not a displacement. ठीक है, ये बात याद रखिए. ये डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ये मैं डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं. ठीक है, तो मैं लिख लूंगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस और इक्वल टू डिस्टेंस. या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस इज लेस देन और इक्वल टू 1. ठीक है, अब यहां पर मैं लिख रहा हूं नंबर फर्स्ट for single straight path, for single straight path, single straight path. अगर मैं ये single straight path ले रहा हूं तो magnitude of a displacement वो आपके पास किस चीज के बराबर होगा? वो distance के बराबर होगा. मतलब आप इस पाथ पे जा रहे हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट भी है और डिस्टेंस भी है. अगर आप स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट भी है और डिस्टेंस भी है. The magnitude of a displacement is equal to distance. और इसको मैं लिख सकता हूं the ratio of magnitude of a displacement to the distance is equal to 1. ये आपके पास 1 के बराबर होगा for a single straight path. और magnitude of a displacement वो distance से कम होगा, या मैं इस तरह भी लिख सकता हूं magnitude of a displacement to the distance ratio is a लेस देन 1. ठीक है, और याद रखिए ये आपके पास जो होता है दीज आर फॉर 2 डिफरेंट पाथ्स. अगर 2 डिफरेंट पाथ्स हो, लेट्स सपोज ये 2 डिफरेंट पाथ्स है तो ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा. ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम होगा. और अगर आप डिस्प्लेसमेंट के रेशियो को डिस्प्लेसमेंट का रेशियो डिस्टेंस के साथ लें तो 1 से आपके पास क्या होगा? लेस होगा. ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को मिला लें तो फिर ये कंडीशन आपके पास बन जाता है. और देखिए अगर मैं इसको उल्टा करूं, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अगर आप इस रेशियो को उल्टा करें. ठीक है, तो आपके पास जो है ये 1 से ग्रेटर होगा. ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा इक्वल टू 1 होगा, जो कंडीशन मैंने लिख लिया. ठीक है, तो ये आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास बन गए. डिस्प्लेसमेंट इज अ यूनिडायरेक्शनल पाथ व्हिच इज अ वेक्टर. ठीक है, और डिस्टेंस आपके पास द एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजें जो कि इजी है तो मैं टाइम उस पर जाया नहीं करूंगा. स्पीड आपके पास जो है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम. डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज अ स्पीड. ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड शॉर्ट टाइम इंटरवल में अगर आप स्पीड को ऑब्जर्व करें वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा. यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होगा? इफ द बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम द स्पीड विल बी यूनिफॉर्म. एवरेज स्पीड क्या होगा? द टोटल डिस्टेंसेस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम, उसको हम एवरेज स्पीड कहेंगे. वेरिएबल स्पीड अगर एक बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंसेस को ट्रेवल करे तो फिर स्पीड को हम वेरिएबल स्पीड कहेंगे. और वेलोसिटी आपके पास क्या होता है? अगर मैं वेलोसिटी को लूं तो वेलोसिटी आपके पास जो है द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वहां पर डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, यहां पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल पर यूनिट टाइम, इसको हम वेलोसिटी कहते हैं. वेलोसिटी इज अ वेक्टर
और स्पीड आपके पास जो है इट इज अ स्केलर, क्योंकि उसमें हम डिस्टेंस की बात करते हैं, इसमें हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखें। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ शॉर्ट टाइम इंटरवल। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ द बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी इफ द बॉडी ट्रेवल डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट इन अ यूनिट टाइम। और आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी होगा द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, इसको हम वेलोसिटी कहते हैं। ये बात याद रखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आपके पास जो होता है इट इज स्पीड। अगर मैं लूं वो इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, इफ दिस इज द वेलोसिटी, तो मैं अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये आपके पास होगा 100 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर पर आवर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आपके पास वो स्पीड कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब ये तो आसान से डेफिनेशंस है, इस पे मैं टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। हाँ, इसमें जो चीजें एमसीक्यूज के लिए जरूरी है वो मैं डिस्कस करना चाहता हूं। ठीक है, अब देखिए ये चीजें आपके लिए मुश्किल होंगे, मैं ये बता देता हूं। हाँ, एवरेज स्पीड से पहले एक मैंने बताया यूनिफॉर्म स्पीड, एक मैंने बताया एवरेज स्पीड और एक मैंने बताया इंस्टेंटेनियस स्पीड। इफ द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है तो याद रखे इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड आपके पास क्या होंगे, बराबर होंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है तो उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, और उसका एवरेज वेलोसिटी वो बराबर होंगे। यूनिफॉर्म स्पीड तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर होंगे। ठीक है, बल्कि मैं यहां पर लिख लेता हूं, अगर यूनिफॉर्म स्पीड हो तो फिर आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड आपके पास जो है, इंस्टेंटेनियस स्पीड ये एवरेज स्पीड के बराबर होगा। अगर यूनिफॉर्म स्पीड ना हो तो फिर ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, एवरेज स्पीड वी में लिख लेता हूं, एवरेज का ये सिंबल है द टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, T1 plus T2 plus Tn, the total distance traveled divided by total time. S1, S2, Sn ये आपके पास डिस्टेंसेस है, ये आपके पास टाइम है। तो अगर आप टोटल डिस्टेंसेस को टोटल टाइम पे डिवाइड करें, ये आपको एवरेज स्पीड देगा। अगर मैं कह दूं ये फॉर्मूला आपने कब इस्तेमाल करना होगा, डिफरेंट डिस्टेंसेस डिफरेंट टाइम। ठीक है, क्या मतलब है, अगर मैं एक एग्जांपल लिख लो, S1 100 किलोमीटर, T1 पहले टाइम 30 मिनट्स में, ठीक है, फिर S2 120 किलोमीटर, T2 आपके पास जो है वो 40 मिनट्स। तो फिर आप ये बताएं व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दिस जर्नी। तो S1 प्लस S2 डिवाइड बाय T1 प्लस T2। ठीक है, आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, डिफरेंट डिस्टेंसेस डिफरेंट टाइम। ठीक है, अच्छा ये आपके पास एक फार्मूला बन गया। सेकंड फार्मूला, एवरेज स्पीड V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस Vn Tn डिवाइड बाय T1 प्लस T2 प्लस Tn। ये आपके पास एक और एवरेज स्पीड का फार्मूला है। ये आपने कब इस्तेमाल करना होगा, डिफरेंट स्पीड्स डिफरेंट टाइम। डिफरेंट स्पीड्स अगर गिवन हो और डिफरेंट टाइम में, तो फिर आप एवरेज स्पीड का फार्मूला ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, V1 आपके पास बना 100 किलोमीटर पर आवर, T1 आपके पास लेट सपोज था 1 आवर, V2 आपके पास 120 किलोमीटर पर आवर और T2 आपके पास जो था वो लेट सपोज 30 मिनट्स था। तो आप ये बताएं व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड। तो देखिए डिफरेंट स्पीड्स डिफरेंट टाइम, तो फिर आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, थर्ड आपके पास जो है, थर्ड फार्मूला एवरेज स्पीड का V1 प्लस V2 प्लस Vn डिवाइड बाय n। ठीक है, ये आपके पास क्या इस्तेमाल होगा, डिफरेंट स्पीड्स सेम टाइम, डिफरेंट स्पीड्स सेम टाइम। एक कार था और उसका वेलोसिटी था
100 किलोमीटर पर आवर पहले 1 आवर में, फिर नेक्स्ट 1 आवर में उसका वेलोसिटी था 120 किलोमीटर पर आवर। तो फिर इस जर्नी के दौरान इस कार का एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड क्या होगा? तो v1 + v2 डिवाइड बाय 2। ये n नंबर ऑफ स्पीड्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर 2 स्पीड्स गिवन हो सेम टाइम में, मतलब पहले 1 घंटे में स्पीड v1 था, फिर नेक्स्ट 1 घंटे में स्पीड v2 था, तो v1 + v2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अगर पहले 1 आवर में v1 स्पीड था, फिर नेक्स्ट 1 आवर में v2, फिर नेक्स्ट 1 आवर में v3, तो फिर v1 + v2 + v3 डिवाइड बाय 3, ये आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अगर डिफरेंट स्पीड्स हो और सेम टाइम हो, तो फिर आप इस फॉर्मूले से एवरेज स्पीड को मालूम करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब एक और स्पेशल फार्मूला है, स्पेशल फार्मूला 4th नंबर आपके पास जो है, इफ S1 = S2 = S, S1 = S2 = S, तो एवरेज स्पीड आपके पास जो होगा 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 + v2। ठीक है, सेम डिस्टेंस डिफरेंट वेलोसिटी। आप लेट्स सपोज घर से कॉलेज जा रहे थे और कॉलेज से फिर वापस घर जा रहे थे, घर से कॉलेज, कॉलेज से फिर घर, तो ये आपको मैसेज दे रहा है सेम डिस्टेंस का, ये आपको सेम डिस्टेंस का मैसेज दे रहा है। आप घर से कॉलेज, आपका वेलोसिटी v1 था, कॉलेज से वापस घर आपका वेलोसिटी v2 था, तो इस जर्नी के दौरान आपका एवरेज वेलोसिटी क्या था? तो 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 + v2। मेन फार्मूला ये है, ये और ये तीनों फार्मूले इसी से डिराइव्ड है। ठीक है, इसी से हमने निकाला हुआ है। आप घर से बाजार जा रहे थे, आपका वेलोसिटी v1 था, बाजार से फिर वापस घर आ रहे थे, आपका वेलोसिटी क्या था? v2 था। तो इस जर्नी के दौरान एवरेज वेलोसिटी आपके पास क्या होगा? तो वो आप इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी में, एवरेज स्पीड में। एक्सेलरेशन आपके पास क्या है? एक्सेलरेशन ΔV डिवाइड बाय ΔT। ठीक है, एक्सेलरेशन = ΔV डिवाइड बाय ΔT। The time rate of change of linear velocity is equal to linear acceleration. The time rate of change of linear velocity is equal to linear acceleration. अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में चेंज आ जाए, या डायरेक्शन में चेंज आ जाए, या दोनों में चेंज आ जाए, तो एक्सेलरेशन वो उसका फॉर्मूला आपके पास है A = ΔV डिवाइड बाय ΔT। अगर मैं लिख लूं इन काइनेमेटिक्स में एक्सेलरेशन का जो कास आपके पास होगा वो ΔV होगा। ठीक है, और डायनामिक्स में अगर आपसे कोई पूछे इन डायनामिक्स एक्सेलरेशन का जो कास होगा वो आपके पास फोर्स होगा। काइनेमेटिक्स में एक्सेलरेशन का कास ΔV, change in magnitude of velocity or change in direction of velocity or both change in magnitude and direction of velocity। ठीक है, और डायनामिक्स में एक्सेलरेशन का जो कास आपके पास होता है वो फोर्स होता है। ठीक है, तो पहली बात तो आप लोग ये याद रखें। ठीक है, अच्छा, अगर मैं लिख लो इफ ΔV = positive, it means velocity is increasing, एक्सेलरेशन आपके पास पॉजिटिव होगा। ठीक है, इफ ΔV = negative, velocity is decreasing, और एक्सेलरेशन आपके पास नेगेटिव होगा। याद रखिए, when the acceleration is positive, the direction of acceleration will be along the direction of motion. When acceleration is negative, the direction of acceleration will be opposite to the direction of motion. ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिए। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन या डिसेलरेशन भी कहते हैं। डिसेलरेशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म डिक्रीज इन वेलोसिटी। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? अ सडन लार्ज डिक्रीज इन वेलोसिटी, उसको हम रिटार्डेशन कहेंगे। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, मैग्नीट्यूड की वजह से एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड चेंज की वजह से एक्सेलरेशन मालूम करना आसान है, लेकिन अगर मैं लिख लो v1 = 3 मीटर पर सेकंड ईस्ट, ये आपके पास v1 वेलोसिटी, ये आपके पास v2 वेलोसिटी व्हिच इज 3 मीटर पर सेकंड नॉर्थ। ठीक है, अब आप अगर
देखिए ये आपके पास चेंज इन वेलोसिटी है डेल्टा वी। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि आप मैग्नीट्यूड चेंज की वजह से मुझे बताएं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो मैग्नीट्यूड 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस विल बी 0। और अगर आप डायरेक्शन को देखें तो ये आपके पास ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और किस तरह प्रोड्यूस होगा, A विल बी इक्वल टू डेल्टा V डिवाइड बाय डेल्टा T। अगर आप देखिए तो हेड टू टेल रूल है, ये रिजल्टेंट को शो कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूं V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V2 cos थीटा अंडर द रूट डिवाइड बाय डेल्टा T। ठीक है, ये फार्मूला कभी आप लोगों ने देखा है, ये वही फार्मूला है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा अंडर द रूट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर को मालूम करने का फार्मूला है। और यहां पर अगर आप डेल्टा V को देखें तो ये रिजल्टेंट को ही शो कर रहा है। ये किस चीज को शो कर रहा है, ये रिजल्टेंट को ही शो कर रहा है। ठीक है, तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 cos थीटा अंडर द रूट डिवाइड बाय डेल्टा T। अब देखिए यहां पर ये परपेंडिकुलर है, थीटा इज 90, तो अगर थीटा आपके पास 90 है तो ये टर्म आपके पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो मैं लिख लूंगा A इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर डिवाइड बाय डेल्टा T। तो 3 स्क्वायर, यहां पर अगर मैं आपको टाइम लिख लूं कि ये 1 सेकंड में ये चेंज आया है, 1 सेकंड में ये चेंज आया, तो 3 स्क्वायर V1 स्क्वायर ये आपके पास 9, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, तो आपके पास एक्सेलरेशन अंडर द रूट ऑफ 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास बन। या अंडर रूट 18 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट ऑफ 3 अंडर द रूट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गई, क्योंकि अंडर रूट 18 को मैं लिख सकता हूं 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 9 18 और 9 का अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास एक्सेलरेशन है अंडर द रूट ऑफ 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज की वजह से आ गया, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज की वजह से एक्सेलरेशन वो 0 प्रोड्यूस होगा। इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, acceleration will be 0. If the velocity is not constant, means the velocity is changing, acceleration will be not equal to 0. अच्छा, ये तो आपके पास instantaneous acceleration, the acceleration at any instant of time, uniform acceleration if change in velocity in equal time interval is same, तो फिर acceleration आपके पास uniform acceleration होगा। ठीक है, और अगर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम वो आपके पास सेम ना हो तो फिर एक्सेलरेशन आपके पास वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर मैं लिख रहा हूं, अक्सर डेटा में आप देखें, डेटा में आपने देखना होगा कि टाइम आपको क्या दिया गया और डेटा क्या दिया गया। अगर मैं कह दूं कि कार है और वो मोशन कर रहा है और उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है, 5 किलोमीटर 0 से 5 किलोमीटर पर आवर 1 सेकंड में, फिर 5 से 10 किलोमीटर पर आवर 1 सेकंड में, फिर 10 किलोमीटर पर आवर से 15 किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट 1 सेकंड में, तो फिर आप ये बताएं एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अगर आप वेलोसिटी चेंज देखें तो वो 5 किलोमीटर पर आवर है और टाइम इंटरवल जो आपको दिया गया वो 1 सेकंड है। टाइम इंटरवल जो आपको दिया गया है वो 1 सेकंड है। ठीक है, तो डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी, तो 5 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड आपके पास एक्सेलरेशन होगा। अब यहां पर मैं ले रहा हूं सम इंपोर्टेंट ग्राफ्स, ठीक है, लेकिन जनरली ग्राफ को मैं पहले इस तरह डिस्कस कर रहा हूं। ये एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्लोप which is equal to tangent theta and tangent theta is equal to y divided by x। ये आपके पास स्लोप y along y axis जो पैरामीटर है उसको आप x पैरामीटर पे डिवाइड करें, ये आपको स्लोप ऑफ अ ग्राफ देगा। ठीक है, और एरिया इनक्लोज्ड आपके पास है, दिस इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय x। ये y मल्टीप्लाई बाय
x के बराबर होगा। अब ये देखिए आप लोग, दिस इज t, दिस इज s, ये आपके पास st ग्राफ है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो देखिए along y axis s है, along x axis t है। तो आपके पास स्लोप जो है which is equal to tangent theta s divided by t, और याद रखें s divided by t वो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, s divided by t वो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। तो स्लोप ऑफ st ग्राफ वो स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं, which is equal to tangent theta and this is equal to s divided by t which is equal to v। अगर आपके पास ये स्ट्रेट हो तो इसका मतलब है कि s is directly proportional to time, और स्लोप आप देखिए कांस्टेंट है, स्लोप which is tangent theta s divided by t is equal to v is equal to constant। तो इसका मतलब ये है, ये यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, और यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करने का मतलब यह है कि ये जीरो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और इसका मतलब आपके पास ये बनता है डायनामिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, ये डायनामिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये आपके पास टाइम, ये आपके पास s। ठीक है, अगर मैं इस तरह लिख लूं कि इसका स्लोप आपके पास जो है, स्लोप which is equal to tangent theta, this is equal to s divided by t, this is equal to v is equal to 0, स्लोप 0 है। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास s कांस्टेंट है, स्पीड इज 0, ये आपके पास स्टैटिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है, ये स्टैटिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो इफ st ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, इफ st ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है, देन द एक्सेलरेशन विल बी 0, v आपके पास होगा इट विल बी इक्वल टू 0। लेकिन अगर स्लोप आपके पास कांस्टेंट ना हो, t दिस इज s, ये अगर आपके पास कांस्टेंट ना हो लाइक दिस, तो फिर इसको हम कहते हैं दिस इज अ वेरिएबल स्पीड, ये आपके पास वेरिएबल स्पीड होगा। ठीक है, तो ये आपके पास st ग्राफ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास बन गए। अब अगर मैं लूं vt ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी, तो आप देखिए अगर मैं इसमें लिखूं स्लोप which is equal to tangent theta v divided by t, this is equal to acceleration। देखिए ना, v divided by t, along y axis v है और along x axis आपके पास टाइम है। ठीक है, तो ये vt ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर इसका स्लोप आपके पास कांस्टेंट हो तो v is directly proportional to t, v is directly proportional to t। तो अगर v t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्लोप आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, स्लोप इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर स्लोप कांस्टेंट है, v बाई t का रेशो कांस्टेंट है, टेंजेंट थीटा कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और स्लोप पॉजिटिव भी है तो एक्सेलरेशन भी आपके पास पॉजिटिव होगा। इफ द स्लोप इज पॉजिटिव, आप देखिए स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, अगर मैं यहां पर एक ग्राफ ड्रा करूं, दिस इज टाइम, दिस इज v, अगर आप इसके स्लोप को देखें तो स्लोप इसका नेगेटिव है, एक्सेलरेशन आपके पास नेगेटिव है, एक्सेलरेशन आपके पास क्या है, नेगेटिव होगा। ठीक है, और अगर ग्राफ में इस तरह ड्रा करो, दिस इज t, दिस इज v, इफ vt ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, आपके पास स्लोप जो है टेंजेंट थीटा v डिवाइडेड बाय t, a इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो v आपके पास यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, तो ये आपके पास डायनामिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। याद रखिए ये st ग्राफ, ये st ग्राफ जो मैंने पहले बनाया था, ये st ग्राफ, ये भी 0 एक्सेलरेशन, बट वेलोसिटी आपके पास क्या है, कांस्टेंट। तो ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। ठीक है, तो ये डायनामिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम,
ये भी डायनामिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का ग्राफ है, तो एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है, कि इफ फॉर डायनामिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम दिस इज वीटी ग्राफ, देन व्हाट विल बी इट्स एसटी ग्राफ, ये इसका एसटी ग्राफ है। डायनामिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का अगर ये एसटी ग्राफ है तो इसका वीटी ग्राफ क्या होगा, तो इसका वीटी ग्राफ आपके पास है वो ये होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं लिख लो द एरिया इनक्लोज्ड बाय वीटी ग्राफ, एरिया इनक्लोज्ड बाय वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ का जो एरिया इनक्लोज्ड आपके पास होता है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आप देखिए ना, अगर मैं एरिया इनक्लोज्ड की बात करूं तो यहां पर वी है आपके पास, यहां पर टी है, तो एरिया वीटी और वीटी आपके पास होते हैं, ये आपको डिस्टेंस के बारे में बताता है। तो एरिया इनक्लोज्ड बाय वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। अच्छा, ये दो आपके पास ग्राफ्स है, मुख्तलिफ बुक्स में एमसीक्यूज की शक्ल में लिया गया है। अगर ये बॉल है और इसको मैं ऊपर से नीचे फॉल करवा रहा हूं, ये ग्राउंड है और ग्राउंड के साथ टकराने के बाद ये वापस जो है इस हाइट तक आ जाते हैं। बॉल है, हमने इसको फेंक लिया, ठीक है, जमीन की तरफ जा रहे हैं, जमीन के साथ टकराने के बाद ये बाउंस बैक हो जाता है, तो इसका वीटी ग्राफ आपके पास क्या होगा, ठीक है, इसका वीटी ग्राफ आपके पास क्या होगा। तो देखिए, अगर मैं किसी चीज को रेस्ट से गिरा रहा हूं तो यहां पर वेलोसिटी क्या है, जीरो। जब ये गिरेगा और नीचे जाएगा वेलोसिटी विल बी इंक्रीज एंड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड द वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। तो देखिए, जीरो से शुरू हो रहा है, यहां पर वेलोसिटी आपके पास जीरो और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वेलोसिटी इज मैक्सिमम, वेलोसिटी इज अ मैक्सिमम। तो देखिए, जीरो से शुरू हो रहा है, जीरो से शुरू हो रहा है मैक्सिमम, और फिर मैक्सिमम से वापस यहां पर आ रहा है, ये आपके पास जीरो, ये आपके पास जीरो, ये आपके पास जीरो, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड द वेलोसिटी इज मैक्सिमम। उल्टा वी, ठीक है, उल्टा वी आपके पास इसका ग्राफ आएगा, ठीक है। और अगर इसका आप एसटी ग्राफ जो है ड्रा करें, ठीक है, अगर आप एसटी ग्राफ इसका ड्रा करें तो यहां पर वेलोसिटी जीरो है, फिर अगर नीचे जाएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, तो पैराबोलिक शेप का आपके पास जो है इसका ग्राफ होगा, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन आपके पास है तो पैराबोलिक लाइक दिस, ठीक है। वेलोसिटी आपके पास जो है, सॉरी डिस्टेंस आपके पास जो है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, वो आपके पास पैराबोलिक होगा। या मैं यहां पर एक और चीज लिख लेता हूं ताकि आप दोनों को कंपेयर कर ले। चलिए मैं इसके ऊपर बना देता हूं। ये देखिए, अब अगर एक बॉल को मैं ऊपर फेंक रहा हूं और यहां से ये फिर वापस आकर यहां पर आपके हाथ में वापस आ जाता है, यहां पर वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम, यहां पर वेलोसिटी क्या होता है, जीरो। तो देखिए, मैं किसी चीज को ऊपर फेंक रहा हूं तो मैक्सिमम वेलोसिटी से वो जाएगा और फिर हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। फिर जब नीचे गिरेगा वेलोसिटी विल बी इंक्रीजेस। तो ये आपके पास टी, ये आपके पास वी, तो जीरो मैक्सिमम से शुरू हो रहा है, जीरो और फिर जीरो से मैक्सिमम, ये आपके पास इसका वीटी ग्राफ होगा। और पैराबोलिक एक का आपके पास एसटी ग्राफ ये होगा, ये, और दूसरे का आपके पास जो है एसटी ग्राफ वो आपके पास ये होगा, ठीक है। तो ये इसका वीटी ग्राफ है, ये इसका आपके पास वीटी ग्राफ है। सो दीज आर some important graphs। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशंस है, इक्वेशन ऑफ मोशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मूविंग बॉडीज। अगर ए आपके पास यूनिफॉर्म हो, अगर ए आपके पास यूनिफॉर्म हो तो फिर आपके पास इक्वेशंस आते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड आपके पास जो है S is equal to VIT plus half AT square. Third, 2AS is equal to VF square minus VI square. These are the three equations of motion for uniformly accelerated moving bodies.
अगर एक्सेलरेशन आपके पास यूनिफॉर्म हो, अगर एक्सेलरेशन आपके पास यूनिफॉर्म हो तो फिर हम इन तीन इक्वेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ना हो फिर हम इन इक्वेशंस को इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए, अगर मैं एक एमसीक्यू बना लूं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by moving car is x is equal to 20t plus let's suppose मैंने लिख लिया 8t square, then acceleration of a car will be equal to dash. अगर आपके पास distance traveled by moving car is x is equal to 20t plus 8t square, then acceleration of a car will be equal to dash. acceleration of a car आपके पास क्या होगा? ठीक है, मैं लिख लेता हूं 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बी आपके पास जो है 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी ऑप्शन आपके पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी ऑप्शन 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप क्या करें, ये जरूरी नहीं है कि मैंने सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशंस में ये एमसीक्यू बना लिया तो ये इस किस्म के एमसीक्यू सिर्फ इन इक्वेशंस के लिए पॉसिबल है। नो, इस किस्म की इक्वेशन एमसीक्यूज इस इक्वेशंस के लिए सिर्फ पॉसिबल नहीं है, किसी भी इक्वेशन में इस किस्म के एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। आपका काम क्या होगा, सबसे पहले तो कोशिश करें कि इक्वेशन कौन सा है, इसको पहचानने की कोशिश करें। तो देखिए, इसमें टी स्क्वायर है तो मुझे यहां से पता चल गया कि दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, फिर देखिए, ये आपके पास हाफ ए है, ये आपके पास 8 है, ये आपके पास हाफ ए, ये आपके पास 8 है, तो हाफ ए 8 के साथ कंपेयर करें, ए आपके पास बन जाएगा 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए विल बी इक्वल टू 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन होगा, तो ऑप्शन आपके पास ये है। तो मैंने क्या कहा, इस किस्म के एमसीक्यूज किसी भी इक्वेशंस में बनाए जा सकते हैं। तो आप लोगों का सबसे पहला काम क्या होगा कि आप पहचान सके कि इक्वेशन कौन सा है, फिर आप कंपेयर करें आपसे क्या मांग रहा है, तो क्लियर कट आपको पता चल जाएगा कि आपसे क्या मांग रहा है। ठीक है, आसानी से आप उसको फिर सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं लिख लो फ्री फॉलिंग बॉडीज, फ्री फॉलिंग बॉडीज में ए आपके पास जो है वो जी के बराबर है। कोई भी बॉडी अगर फ्री फॉल मोशन कर रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन को हम जी से रिप्लेस कर जाते हैं। तो देखिए, आपके पास इक्वेशन ये बन जाता है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। सेकेंड आपके पास एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। ठीक है, सेकेंड नंबर आपके पास जो है h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड आपके पास जो है 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी एफ स्क्वायर। ये फ्री फॉलिंग मोशन के लिए है। ठीक है, अच्छा, अब फ्री फॉलिंग मोशन में अगर एक बॉडी फ्री फॉलिंग मोशन करे तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जी। और अगर आप इन तमाम में देखिए कहीं पर आपको मास नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर दो बॉडीज डिफरेंट मासेस वाले फ्री फॉल मोशन कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगा। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस को अगर हम नेग्लेक्ट करें। अच्छा, ये लेट्स सपोज आपके पास हाइट h से हम किसी बॉडी को गिरा रहे हैं, यहां पर इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, दिस इज इक्वल टू vg। और एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू g। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 है, vf इज इक्वल टू vg। एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू g। अच्छा, अब फर्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट विल बी द वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ये आपके पास अंडर द रूट ऑफ 2gh होगा। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड द वेलोसिटी विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2gh। ठीक है, ये कहां से आ गया, ये इस इक्वेशन से, वी एफ वी जी वी आई 0
प्लस 2gh। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे इनिशियल वेलोसिटी 0, ये vg 2gh, स्क्वायर रूट निकाला आपके पास ये फार्मूला आ जाए। सो दिस इज द वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो vg इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2gh। तो अगर मैं आपसे पूछूं 10 मीटर हाइट से हम एक बॉडी को गिरा रहे हैं, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड? तो इसमें पुट करें, याद रखें जहां पर स्मॉल g यूज्ड होगा तो स्मॉल g को 9.8 के बजाय आप 10 लिया करें, आसानी के लिए आप 10 लिया करें, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 10 मीटर हाइट से हम एक बॉडी को गिरा रहे हैं जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, इसका वेलोसिटी क्या होगा? तो आप इस फार्मूले से इसको मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। ये हाइट फॉल है। अगर आपको ये बताया गया है कि मैंने अननोन हाइट से एक बॉडी को गिरा लिया, 10 सेकंड में वो जमीन तक पहुंच गया, तो आप ये बताएं कितने हाइट से हमने इसको फॉल किया होगा? ये फार्मूला है। लेट सपोज 10 स्टोरी बिल्डिंग है, 10 स्टोरी बिल्डिंग है और आपका फ्लैट 6 स्टोरी पे है। 6 स्टोरी पे आपका फ्लैट है और आप अपने फ्लैट के खिड़की से स्टोन को गिरा देते हैं और वो स्टोन जमीन तक 10 सेकंड में पहुंच जाता है। तो आप ये बताएं आपका फ्लैट जमीन से कितना ऊपर है? तो h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। एक बिल्डिंग है, उसका हाइट हमें नहीं पता, लेकिन छत से हम स्टोन को गिरा देते हैं और वो 10 सेकंड में जमीन तक पहुंच जाता है। तो आप ये बताएं उस बिल्डिंग का हाइट क्या होगा? h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। यहां से आप देख सकते हैं h आपके पास है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। h1 डिवाइड बाई h2 इज इक्वल टू t1 स्क्वायर डिवाइड बाय t2 स्क्वायर, या t1 डिवाइड बाई t2, दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ h1 डिवाइड बाय h2। ठीक है, थर्ड आपके पास जो है, थर्ड फार्मूला, अगर मैं इस टाइम को निकालना चाहूं 2h डिवाइड बाई g अंडर द रूट, इसको हम कहते हैं दिस इज द टाइम ऑफ फॉल इफ द हाइट इज गिवन। दीज 3 फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। जो मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूं, किसी भी बुक में देखें, इनसे MCQs होते हैं। अगर मैं कह दूं कि 10 मीटर हाइट से किसी बॉडी को गिराए जा रहे हैं, आप ये बताएं कितने टाइम में जमीन तक पहुंचेगा? तो ये फार्मूला, जहाज है और वो जमीन से जमीन से लेट्स सपोज 100 किलोमीटर अबव है और वो बम को गिरा देता है, आप ये बताएं कितने टाइम में वो जमीन तक पहुंचेगा? तो जहाज की जो बुलंदी है वो आप हाइट में ले लें। ठीक है, वो बम कितने टाइम में अपने टारगेट को हिट करेगा? तो टाइम, इससे आप मालूम करें वो बम जमीन तक कितने टाइम में पहुंचेगा? ये फार्मूला। ठीक है, आपका फ्लैट है, उसका हाइट गिवन है। लेट्स सपोज आपका फ्लैट है किसी 10 स्टोरी बिल्डिंग पे और उसका हाइट आपके पास जो है वो लेट्स सपोज 30 मीटर है। आप ये बताएं कितने टाइम में वो जमीन तक पहुंचेगा? दिस इज द फार्मूला, t इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2h डिवाइड बाय g। इस फार्मूले से आप टाइम ऑफ फॉल को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 काफी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अगर आप किसी भी बुक में देखें, इवन प्रीवियस पेपर्स में देखें, इससे MCQs है। अच्छा, अगर आप vg देखें, वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ h। ठीक है, या मैं इसको लिख सकता हूं v1 डिवाइड बाई v2 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ h1 डिवाइड बाय h2। ठीक है, तो आप वेलोसिटी को देखें जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, आप हाइट फॉल को देखें, आप टाइम फॉल को देखें, ये तीनों मास से इंडिपेंडेंट है। तो अगर आप किसी बिल्डिंग के छत से इस मार्कर को गिरा रहे हैं या हेवी स्टोन को गिरा रहे हैं या आप खुद जंप लगा रहे हैं, तो सेम टाइम में आप पहुंचेंगे। अगर सेम टाइम में सेम हाइट से आप जो है फेंक रहे तो सेम टाइम में आप जमीन तक पहुंचेंगे। तो ये तीनों पैरामीटर्स अगर आप देखें, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये मास से आपके पास क्या है? ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो ये आपके पास जो है फ्री फॉलिंग मोशन में ये इक्वेशंस काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं किसी बॉडी को ऊपर फेंक रहा हूं तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या होगा? 0। हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा? g, नॉन जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन g होगा और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा? 0। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मेरे हाथ में ये 2 मार्कर्स है, सेम हाइट से सेम टाइम में, एक को मैं ऊपर थ्रो कर लेता हूं और दूसरे को जस्ट लीव डाउनवर्ड। ये एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, एक बॉडी को सेम हाइट से मैं ऊपर थ्रो कर रहा हूं।
ठीक है, और दूसरे बॉडी को सेम हाइट से सेम टाइम में मैं फॉल करवा रहा हूं। ये आपके पास ए, ये आपके पास बी। ठीक है, मैं इस ए को लिख लेता हूं, ए थ्रो अपवर्ड, अपवर्ड, ठीक है, एंड बी लीव डाउनवर्ड इन सेम टाइम फ्रॉम सेम हाइट। अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूं, ठीक है, अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूं कि आपके पास दो बॉडीज है ए और बी, ए को मैंने ऊपर थ्रो किया, लेकिन जिस टाइम में मैंने इसको वी वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया उसी टाइम में मैंने बी को जस्ट लीव डाउनवर्ड, तो मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूं which will reach the ground first, या which option will be correct? A will reach the ground first, B will reach the ground first, both will reach in same time, या none of these? तो याद रखिए आपके पास B जो होगा वो पहले पहुंचेगा, क्योंकि ये A ऊपर जाएगा और फिर गिरेगा, लेकिन B डायरेक्टली नीचे आ रहा है, तो B will fall first, ये फर्स्ट फॉल करेगा। ठीक है, और A और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वेलोसिटी क्या होगा? VA will be equal to VB, VA greater than VB, ठीक है, या VA less than VB, या none of these। याद रखिए इस A को आप देखें, यहां पर अगर हम इसको डाउनवर्ड थ्रो करें तो इसका वेलोसिटी जीरो होगा B का, लेकिन A ऊपर जाएगा और फिर गिरेगा तो यहां पर A का वेलोसिटी जीरो नहीं है, V वेलोसिटी है। ठीक है, तो इसलिए just before hitting the ground the velocity of A body will be greater than the velocity of B body। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो just before hitting the ground the velocity of A body will be greater than the velocity of B। अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरह लिख लूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरह लिख लूं कि A throw upward and B throw downward with same velocity V। A को मैंने नीचे थ्रो किया V वेलोसिटी से और B को मैंने ऊपर थ्रो किया V वेलोसिटी से, सेम हाइट से एक को मैंने अपवर्ड थ्रो किया V वेलोसिटी से और दूसरे को थ्रो किया डाउनवर्ड। जस्ट फॉल मतलब ये लीव टू फॉल, ये लीव टू फॉल, लेकिन थ्रो का मतलब ये होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी आपके पास क्या है? V। तो मैं इसमें अगर आपसे क्वेश्चन करूं तो इसमें फिर आपके पास वही बात होगा कि A थ्रो अपवर्ड, B थ्रो डाउनवर्ड, तो B विल रीच ग्राउंड फर्स्ट, B विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। ठीक है, और वेलोसिटी आपके पास होगा VGA विल बी इक्वल टू VGB। क्यों? क्योंकि सेम वेलोसिटी से आप एक को अपवर्ड थ्रो करें, दूसरे को डाउनवर्ड थ्रो करें, तो इसलिए जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वेलोसिटी भी आपके पास क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इंपॉर्टेंट जो दो कंसेप्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अगर मैं लिख लूं इफ बॉडी स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट, if body start motion from rest means Vi is equal to 0 meter per second with uniform acceleration, with a uniform acceleration A, and travel x1 distance in t time interval, t कुछ भी हो सकता है, in t time interval, then distance traveled by body in any time interval will be xn is equal to 2n minus 1 into x1। ये 2n-1 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं लिख लो इन सेकंड इंटरवल तो n क्या होगा? 2, तो 2 2 4 -1, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं लिख लो इन थर्ड टाइम इंटरवल तो n आपके पास क्या होगा? 3 होगा। अगर मैं लिख लो
इन सेकेंड टाइम इंटरवल, अगर मैं लिख लूं इन सेकेंड टाइम इंटरवल तो x2 आपके पास 3 टाइम्स ऑफ x1 होगा। अगर मैं लिख लूं इन थर्ड टाइम इंटरवल, और ये फ्री फॉल मोशन के लिए हो या लीनियर मोशन के लिए, तो x आपके पास 3 होगा 5x1। अगर मैं लिख लूं इन फोर्थ टाइम इंटरवल, इन फोर्थ टाइम इंटरवल, तो आपके पास x4 7x1। तो देखिए ये आपके पास 3, ये 5, ये 7, 2n-1 आपको ऑड देता है। x1 3x1 5x1 7x1 9x1 11x1, इस तरह आपके पास रिजल्ट आएगा। उसका मतलब आपके पास ये होता है। अगर मैं क्वेश्चन इस तरह करूं, कार था और कार ने मोशन रेस्ट से स्टार्ट किया विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, with uniform acceleration a and travel 5 meter distance in first 2 seconds। पहले 2 सेकंड्स में उसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इन नेक्स्ट 2 सेकंड्स वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो पहले 2 सेकंड में 5 मीटर, इन नेक्स्ट 2 सेकंड मींस सेकंड इंटरवल, इन सेकंड इंटरवल। तो सेकंड इंटरवल में आप सेकंड ऑड नंबर इस्तेमाल करेंगे। 1 3 5 7 9 11, ये ऑड नंबर्स है। 1 फर्स्ट, थर्ड सेकंड ऑड नंबर है, फिफ्थ थर्ड ऑड नंबर है, 7th फोर्थ ऑड नंबर है, ठीक है। तो 3x1, तो 3 5 15 मीटर वो सेकंड इंटरवल में डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन, आपके बुक में एक एमसीक्यू गिवन है, ठीक है, कि अगर एक बॉडी उसने रेस्ट से मोशन स्टार्ट किया, उसने s डिस्टेंस को ट्रेवल किया फर्स्ट टाइम इंटरवल में, तो उतनी नेक्स्ट टाइम इंटरवल में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो 3s आपके बुक में। तो उसके लिए मैंने ट्रिक आपको बता दी है, xn इज इक्वल टू 2n-1 x1। इस फॉर्मूले से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं न्यूटन लॉज, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कोलिजन्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ कोलिजन्स, इंपल्स, ये मैं डिस्कस करूंगा। तो इसको आप एक एक नजर जरूर पढ़े। थैंक यू सो मच।